नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी प्रत्यूष और आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की नई शिक्षा नीति 2020। इससे पहले बात करें तो 1968 में, उसके बाद 1986 में और अब 2020 में 3 बार भारत में शिक्षा नीतियां लाई गई हैं। 1986 में जब शिक्षा नीति आई थी उसके बाद अभी तक 34 साल हो गए हैं और हमें इस परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हालांकि 1947 आज़ादी के बाद 85 तक यही नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम कर दिया था, परंतु अब पुनः पहले की तरह ही इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बताया। अभी उनका इस पॉलिसी में ये भी कहना है कि अब जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पर यूज़ करेंगे। पहले बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2017-18 में हम करीब 3% जीडीपी का हम एजुकेशन पर यूज़ करते थे। इसके पहले बात करें करीब 1964 में, जब 1968 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो 1964 में कोठारी कमीशन जो था, कोठारी कमीशन ने कहा था कि भारत में जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन पर यूज़ करना चाहिए, बट वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई, बट अब वो चीज़ होती हुई दिख रही है। अभी जो कमेटी बनी, जिस कमेटी के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका नाम है कस्तूरी रंजन कमेटी और के कस्तूरी रंजन जी उसके चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। 33 करोड़ स्टूडेंट हैं यहाँ पर। बात ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करीब 32 करोड़ पॉपुलेशन है, 32.82 करोड़ पॉपुलेशन यूएसए अमेरिका की, और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ स्टूडेंट ही हैं, तो ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। करीब 2 लाख अलग अलग ओहदे के लोगों की यहाँ पर एडवाइस ली गई है, सुझाव लिए गए हैं, उसके बाद ये पॉलिसी आई है। अभी कुछ टाइम पहले जावड़ेकर जी ने कहा था कि हमारी जीडीपी का 4.6% एजुकेशन पर स्पेंड हो रहा है और इसका टारगेट 6% है, जो इसमें हमें दिख रहा है। नाम बदला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया गया है। ये हैं पोखरियाल जी। आगे देखते हैं, ये नाम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बट जो बिल है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है और अब ये पार्लियामेंट में जा चुका है। जब वहाँ पास होगा तो अलग अलग स्टेट इसको अपने यहाँ अप्लाई कराएंगे और होपफुली ये एकेडमिक सेशन 2021-2022 तक ये फंक्शनिंग हो जाएगा, इसके हिसाब से पढ़ाई होने लगेगी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की देखते हैं, पहले 10+2 का जो अभी भी सिस्टम चल रहा था वो अब ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। अब नया सिस्टम आया है 5334। तो इसमें पहले 5 साल जो हैं उनमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होगी। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि खेल कूद और बाकी गतिविधियों से बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनके दिमाग का कैसे विकास करें। आगे ये क्लासें क्लास 3, 4 और 5 जो ये 3 साल होंगे अगले, वहाँ बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। साइंस, मैथ्स जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आर्ट्स के सब्जेक्ट, इनके बारे में नॉलेज बढ़ेगी उनकी, और इन्हीं चीज़ों की एडवांस स्टडीज़ होंगी 6, 7 और 8 क्लासेस। इसके बाद जो बाकी के 4 साल हैं उसमें 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लासेस में स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट के कुछ सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट, इन सब के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रीम सिस्टम हमारे यहाँ था वो अब ख़त्म कर दिया गया है कि हमें पहले साइंस, आर्ट और कॉमर्स में से कुछ चुनना होता था कि आप एक पढ़ें। अगर आपने आर्ट साइड लिया है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स उसके साथ नहीं पढ़ सकते। बट ये चीज़ हटा दी गई है। अब ग्रुप सिस्टम, पूल सिस्टम आ गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स के ग्रुप होंगे, आप उसमें ले सकते हैं और उसमें आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट भी एक साथ आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, रॉक वगैरह के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो उसमें फिजिक्स, साइंस ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लगती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्ट पढ़ रहे हैं तो साइंस नहीं ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साइंस और आर्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, और आर्ट और साइंस और यहाँ पर एक छोटा सा कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इन सभी के साथ होगा। सबको आप साथ में एक साथ पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कक्षा 5 तक मातृभाषा या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उस एरिया की, उसमें हम पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। 6th क्लास का बच्चा जो है वो इंटर्नशिप कर सकेगा और कंप्यूटर कोडिंग यह सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पर यह है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो वो किसी एक पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है, उससे चीज़ें सीख सकता है, और छोटे ही एज से ये सारी चीज़ें सीखना आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चाइना या और कई कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
सेमेस्टर सिस्टम होगा 9 से 12th में कि अब एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और उनके एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल एग्ज़ाम 10th के लिए बैठे रहें और 2-3 महीनों पढ़ाई करके पूरा 2 साल वेस्ट करें। तो यहाँ पे हर साल पढ़ना होगा और अपनी नॉलेज को एनहांस करना होगा। आगे देखते हैं तो जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उनका जो मीडियम है उसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई मीडियम ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने पाएगी। आगे देखेंगे हम इसमें कि अंडरस्टैंडिंग पर, व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस है, ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रखी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 360 डिग्री असेसमेंट होगा, यानी कि आप खुद भी अपने आप को असेस करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको असेस करेंगे और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी आपका असेसमेंट करने में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एरिया में जैसे आपके फ्रेंड्स भी आपको एक अच्छा असेसमेंट देंगे। आगे बात करें कॉलेज की तो यहाँ पर कॉमन एप्टीट्यूड यानी कैट के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं अगर आपकी जो कट ऑफ परसेंटेज है वो कम है। फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिक 60% चाहिए, तो अगर ये आपके 60% नहीं है मार्क्स तो आप कैट का एग्ज़ाम देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं कि कई बार कॉलेज से लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, बीच में छोड़ना पड़ता है किसी रीज़न से। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड के बाद डिप्लोमा और थर्ड में आपको बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थ ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर डिग्री और साथ साथ रिसर्च भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा थर्ड ईयर 3 साल ग्रेजुएशन है वो जॉब के लिए किसी, लेकिन अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की पीएचडी करेंगे। या एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे कि कॉलेज को छोड़ के जाने की, तो यहाँ पर मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम है कि आप बीच में छोड़ सकते हैं और फिर आकर आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल आपने सेकंड ईयर में इसको छोड़ा तो वहाँ पर आपके क्रेडिट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नोट हो जाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो कि एक ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आपके क्रेडिट नोट हो जाएंगे। थर्ड ईयर में जब आप फिर से वापस आएंगे तो आपके क्रेडिट आपके पास रहेंगे और थर्ड ईयर में जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके क्रेडिट में एडअप हो जाएंगे और आगे आप अपना जो भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन उसको परस्यू कर पाएंगे। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कि जो फीस है उस पर कैपिंग लगेगी, एक तय सीमा होगी उसकी। व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। संस्कृत को पूरे भारत में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश होगी कि हर जगह संस्कृत की भी रीच हम पहुँचा सके। इंग्लिश का कोई अनिवार्य यूज़ की बात नहीं है, एज अ सब्जेक्ट आप उसको पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की कैसे हम एजुकेशन शिक्षा में हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसका एक फोरम बनेगा और साथ ही साथ आर्ट और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर रिसर्च फाउंडेशन बनने की बात है। राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर बनेगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको कोशिश करेंगी 2025 तक पूरे इंडिया में पूरी तरीके से इसको अप्लाई कर दें। 100% GER टारगेट। GER का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट का मतलब है कितने बच्चे इनरोल करा रहे हैं, पंजीकरण करा रहे हैं, अपना किसी नामांकन करा रहे हैं किसी एक स्कूल में, तो वो 100% यहाँ पर चाहिए कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक कोटेशन है। कोटेशन क्या एक बात है ज़रूरी, ये डॉक्टर ऋषिकेश सेनपति जी ने कहा है जो कि NCERT के डायरेक्टर। इनका कहना है कि हमें फिजिकली फिट, मेंटली हेल्दी, मॉरली साउंड और इमोशनली स्टेबल बच्चे बनाने हैं। मतलब कि जो शारीरिक रूप से फिट हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, मॉरली नैतिक रूप से साउंड हो, मतलब उनको क्लियर होगी क्या सही है क्या गलत है, और भावनात्मक रूप से बिल्कुल संतुलित हों, इमोशनली स्टेबल हों, जो कि हर एक सभी का एक यही भी होता है हर एक देश का। देश की अगर हम बात करें तो जैसे हमने 6% GDP की बात की थी, तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसको एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और फिनलैंड 7% ऑफ द GDP वो एजुकेशन पर यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे अगर ऐसे विकसित देशों की चीज़ें देखते रहेंगे और नए नए चेंज लाते रहेंगे। तो ये था एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ चीज़ें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आपको और आगे मिल पाएँ। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ गलती लगी है या अपना कोई सुझाव है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।